सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं बात होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। एक ऐसी आज़ादी कश्मीर के लोगों को जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसमें हासिल है कि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है दुनिया को कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का आज़ाद जम्मू कश्मीर है वहाँ पर लोग कितने आज़ाद हैं, उनके पास कितनी आज़ादी है। कोई फॉरेनर आना चाहे, कोई जर्नलिस्ट आना चाहे, किसी को भी यहाँ आना है वो आकर देख सकता है कि पाकिस्तान के पास जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वहाँ कितने लोगों के पास आज़ादी है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसके उस जानिब मकबूजा कश्मीर है। सन 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी कश्मीर में दाखिल हुई और वहाँ पर 82 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है कि कर्फ्यू नाफिज है, टोटल लॉकडाउन। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बच्चों के पास अद्वियात नहीं है, बूढ़ों के पास अद्वियात नहीं है। बहुत जुल्म 9 लाख इंडियन आर्मी उन पर कर रही है। बिल्कुल एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा जेल बनाया हुआ है। मामला यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी परेशान हैं, सारी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट परेशान हैं। कश्मीर में आकर अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि डिवाइड फैमिलीज़ हैं जो वहाँ कश्मीरी रहते हैं और यहाँ कश्मीरी रहते हैं। उनके आने जाने का सिलसिला पिछले तकरीबन 7 माह से बंद है। कुछ ही फासले पर यहाँ से चकोटी बॉर्डर है जो खोला गया था 2004 में और आमदोरफ्त होती थी, अब उसे बंद कर दिया गया। लेकिन एक अलमिया जो जन्म ले रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो जिस तरह से एक ऐसा इन्वायरमेंट मोदी सरकार ने बनाया हुआ है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे खिलाफ वर्जियाँ और ऐसी जारियत की जा रही है कि सारी दुनिया के अंदर वो इन्फॉर्मेशन तो जाती है लेकिन उस तरह से इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं पहुंच पाती। एक बहुत बड़ी कैंपेन, एक बहुत बड़ा दिन आज इस हवाले से है कि यूके के पार्लियामेंटेरियंस, कुछ मेयर, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट और बड़ी तादाद के अंदर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो हैं वो कश्मीर पहुँचे और वो न सिर्फ पहुँचे हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट देखने के लिए कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, साथ ही बहुत कुछ खाने पीने के लिए वो लेकर आए हैं, ख़ास तौर पे यूके के अंदर जो पाकिस्तानीज़ हैं वो। और वो चाहते ये हैं कि चकोटी का बॉर्डर खोला जाए, पाकिस्तान का जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है यहाँ से ट्रक्स अंदर जाएं और वो जो मुसीबत के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी हैं, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, उनको खाने पीने की अशिया दी जाए। और ये कोशिश है और मुझे लगता नहीं है वैसे, क्योंकि जो हठधर्मी है हिंदुस्तान की उसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये ट्रक्स वहाँ जा सकें। लेकिन बहरहाल ये कोशिश बहुत बड़ी है, सारी दुनिया के लिए एक मैसेज है। जो लोग आए हैं वो क्या सोच कर आए हैं कि एक तरफ बिल्कुल एक सख्त रवैया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, मोदी सरकार का, वो बिल्कुल स्पेस देने को तैयार नहीं है, वो किसी यूएनओ की टीम को मकबूजा कश्मीर में लाने को तैयार नहीं है, किसी इंटरनेशनल मीडिया को आने को तैयार नहीं है, इंटरनेट खोलने को तैयार नहीं है, फ़ोन कॉल्स खोलने को तैयार नहीं है, लोगों से रब्ता नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसे मौके पर वो अब क्या देखते हैं और आगे का स्टेप क्या होता है, मैं आपको उन तमाम लोगों से मिलवाता हूँ, उनके जज्बात भी सुनवाता हूँ आखिर है क्या, और कश्मीर के बारे में आपको बताता रहूँगा। कश्मीर के हालात, मकबूजा कश्मीर के हालात, हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा, मोदी का एक हठधर्मी का एनवायरनमेंट और एक बहुत बड़ा कर्फ्यू, एक इतनी बड़ी जेल बना देना और दुनिया का उस पर खामोश रहना। अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन आज का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार आज़ाद जम्मू कश्मीर से ये कोशिश हो रही है कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर नौजवान, बच्चे, बूढ़े हैं, उनको खाने पीने की अशिया पहुंचाई जाए। ये कदम सारी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। ये यकीन है कि हिंदुस्तान नहीं आने देगा, वो बॉर्डर चकोटी का उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन ये कोशिश बहुत बड़ी है। इसके रूह रवां और इस सारे सिस्टम को प्लान करने वाले मेरे साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर पे यूके पार्लियामेंट के अहम शख्सियात यहाँ पर आई हैं, मेयर यहाँ पर आए हैं और ये मैसेज सारी दुनिया को दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उन सबसे आपकी गुफ्तगू ज़रूर हो।
हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप। शुक्रिया, थैंक यू। हाजी हनीफ तैयब साहब, ये जो कोशिश है, ये जो मैसेज है, ये सारी दुनिया को हिलाने के लिए काफ़ी है कि जो इन्वायरमेंट मोदी सरकार ने बनाया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ भी आवाज़ उठ रही है। लेकिन जिस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना दिया गया है, उस जेल में लोगों को खाने पीने के लिए नहीं है, स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, मस्जिदें बंद हैं, इस सारे सीन को किस तरह से आप देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो दुनिया के ह्यूमैनिटेरियन की बातें करने वालों पर हैरत है, यूएनओ पर भी हैरत है कि अपनी ही पास करदा दर्जनों मरतबा जो करारदाद पास की गई उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत वाक़या होता है तो मगरबी प्रेस उसको बहुत ज़्यादा उठा देता है। लेकिन अब 82 दिन मुकम्मल जेल मकबूजा कश्मीर को 80-90 लाख लोगों को बना दिया गया है, और दुनिया के रोज़मर्रा के तमाम मामूलात जैम कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद एक खामोशी है। तो हमने कहा कि चलो बारिश के पहले क़तरे के तौर पर अल-मुस्तफ़ा के पाकिस्तान के रहनुमाई में अल-मुस्तफ़ा यूके ने और हंसलो की जामा मस्जिद ने मिलकर ये काम शुरू किया। इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कंटिन्यू इट। इंशाल्लाह ये बात आपकी दुरुस्त है कि मोदी जैसी जहनीत के आदमी से कोई खैर की, रहम की तवक्को नहीं रखी जा सकती। लेकिन दुनिया को बेदार करने के लिए ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, शुरू हुआ है, और अब दुनिया भर में थोड़ा एहसास भी पैदा हुआ है। पाकिस्तान ने तो लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करा दिया, लेकिन मकबूजा कश्मीर में कोई भी प्रेस इंटरनेशनल को, यूएनओ को, अमेरिका को, किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान के लिए तो शर्म की निगाह है, लेकिन कम से कम हम बाकी जो दुनिया के मुसलमान और दुनिया के इंसान जो इंसानियत की बात करते हैं, उनसे मैं अपील कर रहा हूँ कि खुदारा जागें और तमाम तंजीमें भी इस मामले में एक्टिव रोल अदा करें। लॉर्ड कुर्बान साहब, आप लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, कश्मीर में मौजूद हैं। इस कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में सबसे पहले बताएं आपको क्या फ़ील हुआ, एक यूके में रहते हुए और यहाँ आने के बाद आपको कैसा फील हुआ? देखिए, जो पहली चीज़ हर एक यहाँ आने वाला जो है वो देखता है कि यहाँ लोगों में कितनी आज़ादी है। लोग अपनी मर्ज़ी से घूम फिर रहे हैं। बैरून मुल्क आने वालों को कोई यहाँ पाबंदी नहीं है। जो चाहे जहाँ आए, जिस शहर में जाना चाहे, जहाँ जाना चाहे, उसको आज़ादी है। जो कुछ कहना चाहे उनको आज़ादी है। वैराज के मकबूजा कश्मीर में वो बैरूनी दुनिया से ना तो सियासतदानों को जाने देते हैं। मुझे ख़ुद वीज़ा जो है नहीं मिला है, बहुत सारे और पार्लियामेंटेरियन को वीज़ा नहीं मिला है, अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन को वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे इंटरनेशनल जो NGOs हैं उनको काम करने से रोका जा रहा है। वहाँ सियासतदानों को पाबंद सलासल किया जा रहा है। वहाँ लॉकडाउन है, लोगों को बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं है, लोगों को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। वहाँ लोगों को इल्लीगल तौर पर डिटेन किया जा रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, UN कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सबकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। लोगों को वहाँ गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, औरतों की इस्मत दरी की जाती है। ये तमाम डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो कुछ वहाँ हो रहा है। और यकीनी बात है कि मकबूजा कश्मीर, इंडियन हेल्थ कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, ये आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं, आपके जहन में क्या था यूके से निकलते वक्त, यहाँ पहुँचते वक्त? ये इतने सारे ट्रक्स लेकर, आपको उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार जो है, ये सारे गिफ्ट्स जो हैं वो अपने मकबूजा कश्मीर में जो फंसे हुए कश्मीरीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेंगे? ऐसी चीज़ थी जिस पर आप आ गए? देखिए, ये एक तो जज्बा है कि वहाँ जो लॉकडाउन है, जो लोगों को वहाँ अद्वियात की वहाँ कमी है, खुराक की कमी है, वहाँ हर किस्म की पाबंदियाँ हैं, उनको मदद करने का एक जज्बा है। हाँ, यहाँ जो अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट ने ये कोशिश की है कि ये सामान ले जा कर के इतने ट्रक्स जो हैं वो हम LOC से पार भेजेंगे रेड क्रॉस के ज़रिए। तो उम्मीद तो बहुत कम थी और हमें ये ज़्यादा तवक्को नहीं थी कि हिंदुस्तान वहाँ जाने की इजाज़त देगा, क्योंकि वो तो प्रोपेगेंडा ये कर रहा है कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, और अगर वो इजाज़त देता है तो वो उसकी अपनी नफ़ी हो जाती है कि यहाँ हालात शायद ठीक नहीं है, इसलिए वो तो कभी भी शायद इजाज़त नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि दुनिया वाले जो हैं, हम जो हैं, जो उन लोगों से हमदर्दी रखते हैं, हम उनकी हमदर्दी ना करें, हम उनकी सपोर्ट ना करें। ये एक पहला कदम है। मैं समझता हूँ कि हमें ये इक़दाम जो है ये जारी रखने पड़ेंगे। पहला कदम है और इक़दाम जारी रहेंगे। एक और बहुत अहम शख्सियत हैं, लंदन के एक उसके मेयर हैं सादिक साहब। सादिक साहब, ये जो आपका यहाँ आना है, एक तो वेलकम और दूसरा ये कि दुनिया को मैसेज भी जाएगा, लंदन के आवाम को भी मैसेज जाएगा, सारी दुनिया में मैसेज जाएगा। आप ये जो कोशिश कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं हिंदुस्तान को, उसके जुल्म को, ये जुल्म मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि यूके के अंदर जो मीडिया है, दुनिया में और भी जो मीडिया है, वो उसको उस तरह से शायद हाईलाइट नहीं कर रहा, ऐसा ही है? या फैसल, मैं दो दिन हुए एक इवेंट के ऊपर था, तो मेरे साथ कुछ 30 to 40 लंदन एंड सबर्बन मेयर्स थे, और मैंने उनको कहा कि मैं ऐसे ऐसे अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट और हंसलो जामा मस्जिद की तरफ से जा रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे हम एड कॉन्वॉय है। तो किसी को कुछ नहीं पता था। मैंने उनको जब बताया कि ये हो रहा है 88, उस वक्त तो थे 75 डेज, मैंने कहा कि 75 डेज देयर इज अ कर्फ्यू, पीपल हैव नॉट बीन एबल टू ईट एनीथिंग, कुछ खा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते। हर मेजॉरिटी जो थी वो या तो काले थे या गोरे थे, और मुझे कह रहे हैं कि we haven't seen anything on the news, we haven't seen anything on the news। हम सबको मिलके ये कोशिश करनी चाहिए कि वेस्टर्न मीडिया इसको किसी तरीके से हाईलाइट करे। हम तो कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत कर रहे हैं, हमारा मुस्लिम मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत कर रहा है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इसको उठाता नहीं। आपको याद होगा जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएनओ में यही कहा था ना कि इंसानी जान जो है उसकी कीमत बिजनेस से कम है, और इंडिया के अंदर तो आपको पता है गाय की अहमियत हम लोगों से ज़्यादा है, वो गाय को ज़्यादा अहमियत देते हैं हम इंसानों की वजह से। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लॉर्ड साहब हमारे साथ हैं, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वाले, हंसलो जामा मस्जिद वाले, हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इसको हाईलाइट किया जाए। अब वापस जाके हम सब इसको सोशल मीडिया के ऊपर डालेंगे। मेरे कोई 10,000 फॉलोअर्स हैं, वो देखेंगे इसको, लंदन बरो ऑफ सटन वाले देखेंगे। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब मैंने अपने लीडर से कहा और चीफ एग्जीक्यूटिव से कहा कि मैं ऐसी इस तरह जा रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने वार्न किया कि यू कुड हैव ए बैकलैश, क्योंकि मेरे 80% तो आपको पता है गोरे हैं, और तकरीबन 15% जो हैं वो हिंदू रहते हैं वहाँ पे। तो मुझे उसने वार्न किया। मैंने कहा सीट जाती है चली जाए, लेकिन मैंने इस काम के लिए ज़रूर जाना है, ये नेक काम है, आई नीड टू हाईलाइट इट, दैट्स व्हाई आई एम हियर। और इंशाल्लाह वी आर हियर एज ऑब्जर्वर्स, यू नो, वी आर नॉट हियर एज पॉलिटिशियन, वी आर हियर एज ऑब्जर्वर्स। इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह आज कुछ कामयाब हो जाएंगे, इंशाल्लाह। ज़रूर। आपका नाम? एड्रियाना जॉर्ज, काउंसलर। ओके, काउंसलर। या just I want to know your name and the pronunciation, you know. Counselor Adriana, okay. हमारे साथ काउंसलर मौजूद हैं यूके की, काउंसलर एड्रियाना। मैं उनसे चाहूँगा बात करना। You came here, how do you feel this part of Kashmir? Assalamu alaikum, thank you. It's a privilege to be here today in Kashmir with Al Mustafa Trust and with Hounslow Majia Mosque. We are here to observe and the convoy for relief that they're going to be passed over to the suffering Kashmiris. Yeah, I feel sad to see that people, they're suffering today when children and humans, they are in so much pain. It's very sad to see such things, because children, who's the future of our generations? The children, and they're the maker decisions of what happens in the world. They deciding on poverty, on war or peace, and we have to care for each other. It's very important to do. Yes, we are here like observers to see and to pass over the goods to the border to the suffering Kashmiris. Yeah, thank you. आप बताएं, आप भी लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, और ये जज्बात, ये सब कुछ जमा करना, लोगों को जमा करना, और ये भी मालूम है कि मोदी सरकार जो है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन इस कश्मीर में, पाकिस्तानी कश्मीर में आके कैसा लग रहा है, और उस साइड पर जो इन्वायरमेंट है उससे कितना गुस्सा या क्या है आपके जहन? देखिए, मैं ख़ुद मुज़फ़्फ़राबाद से हूँ और लंदन में रहता हूँ। हमें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है और समझते हैं
कि कोई कंपैरिजन नहीं है इंडियन मकबूजा कश्मीर में और यहाँ के हालात में। वहाँ एक स्ट्रगल जारी है, वो स्ट्रगल है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, हक़ खुद इरादियत के लिए, जो कि यूनाइटेड नेशन में तमाम अक़वाम के सामने इंडिया ने और पाकिस्तान ने दुनिया के सामने किया। और वो हक़ खुद इरादियत आज तक इंडिया मुसलसल रिफ्यूज़ कर रहा है। तो कंपैरिजन तो है ही नहीं। जो बात आपने पूछी है कि क्या कंपैरिजन, कोई यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम की जो स्ट्रेंथ है कश्मीरी कौम के साथ खड़े हैं उनके मुश्किल कठिन हालात में, वो तो काबिल दीद हैं, काबिल बयान से भी ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क है और ये मैसेज तमाम दुनिया के पास है कि आप आएँ, आपको अगर एक बेहतर शक्ल देखनी है हालात की तो आप पाकिस्तान में आएँ, जहाँ पे पाकिस्तान के साइड पे कश्मीर पे जाएं और देखें कि किस तरह से लोग आज़ाद हैं और किस तरीके से अपनी बात अपनी पार्लियामेंट के ज़रिए, अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए, राजा फारूक हैदर खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं उनकी पार्लियामेंट के ज़रिए आज अपनी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। तो हेड्स ऑफ टू द पाकिस्तानी नेशन। थैंक यू। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँगे ये जो यूके से पार्लियामेंटेरियंस आए, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो हाईलाइट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो कश्मीर के अंदर ज़्यादती बर्बरियत मोदी सरकार की है। आइए और लोगों से ही बात करते हैं। लगता बहुत कम है कि गोरे जो हैं वो कश्मीर के मामले को उस तरह समझने को तैयार हैं। कुछ हैं जाहिर है, कुछ यूके के अंदर ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर। चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर भी दबाई जा रही हैं, ट्विटर के ऊपर भी दबाई जा रही हैं, फेसबुक पे भी दबाई जा रही हैं। लेकिन बहरहाल कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और वो जानने के लिए पाकिस्तान भी आ गए। इस तरह से एक पार्लियामेंटेरियन है यूके की मिस थॉरलैंड, उनसे हम बात करते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। हाय मैम। Hello, and it's great to be here on an important historic day today. Yeah. How do you see the policy of Indian government, particularly Prime Minister Modi? I'd prefer not to comment too directly on that, but I think other than to say that the evidence speaks for itself, when you have the United Nations and Amnesty International telling the world that there are atrocities going on here, and yet there are still people in denial, and there is still the Western press that do not give this the scope that it deserves. So we're here today to raise the profile, to keep this on the agenda, but much more importantly today is about people. And it's about people who are suffering and people like colleagues here who are trying to do something about it. And it's to give people hope that they are not forgotten, that in Great Britain we know about this, we want to support them and we want to put an end to this. And if I can play a tiny, tiny part in that today by just being here in this beautiful country, that it is so tragic that it is divided and pulled apart in such a beautiful part of the world, then I'm grateful to be here and will help in any way I can. Do you think the stuff the Al Mustafa Trust bring here for the occupied Kashmir people, will India allow to pass the border? At the moment, with things being like they are, I'd be very surprised. I think we'd be delighted. We really would be delighted. But of course, there's no problem here, apparently. So why would they let it pass? So I don't expect that will happen. But that goodwill, that kindness, that generosity that has come from this side will find a home somewhere. There are people in dire need and they will get that, thanks to kindness and generosity. Yeah, good. One important thing, there is no actual factual news in Western media, particularly UK media. Why? Why it's happening? That's always been my concern. And I felt that ever since I fell onto this issue, because my residents back in Watford actually brought this to me, and it was news to me, and I'm a politician. I think it's because it's gone on for so long, and I think it's because it's been deemed a bilateral conflict. So it's like, okay, just sort it out, you two. But I think it's time
that we got people to the table. History proves that you don't solve these kind of conflicts without bringing people to the table and without a third party, and a powerful third party. You know, it's happened in all sorts of conflicts. Northern Ireland for us particularly, Camp David, and other things. And I think it's time we need that sort of thing. But what we mustn't do is a blind eye to what's going on, and what we mustn't do is deny that anything is going on, because it certainly is, and we know that. Thank you. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं, और कश्मीर का जो अंदर मामला है, जिस तरह से जेल बनाया हुआ है मोदी सरकार ने, वहाँ पे खाने पीने को नहीं है, वहाँ पे स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को बता रहे हैं, और ये सब कुछ बताते बताते उन्होंने कदम उठाया है, और वो एक बहुत बड़ा कदम है। और वो कदम ये है कि 100 के करीब ट्रक्स, जिसमें खाने पीने की अशिया, यूके के पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने, ह्यूमन राइट्स से जो ट्रस्ट रखते हैं कि इसी के ज़रिए मसला हल होगा, उन सब ने जमा की और वो उन्होंने अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट को दी। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट यूके के जो रूह रवा हैं, अब्दुल रज़ाक साजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो मैं आपकी कोशिश पर जो है आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये स्टेप हमेशा याद रखा जाएगा। और 27 अक्टूबर एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए बड़ा दिन है कि सारी दुनिया को बताने का मौका मिल रहा है कि सन 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी कश्मीर में दाखिल हुई। आप तकरीबन वही टाइम के हिसाब से आए हैं, सारी दुनिया को रिकॉल भी होगा, बताया भी जाएगा। लेकिन ये क्या कि आप मालूम भी है कि मोदी सरकार बॉर्डर से, चकोटी से नहीं गुजरने, वहाँ आगे नहीं जाने देगी, लेकिन आप ये सब अनाज लेकर आ गए हैं, सब गिफ्ट्स लेकर आ गए हैं, कश्मीरी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए, बूढ़ों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, सबसे पहले मैं आपका और बोल टीवी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आज इस आवाज़ को आप दुनिया तक पहुँचाएँगे। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और हंज़ुल जामा मस्जिद का एक ही मकसद था, हम कम अज़ कम आवाज़ उठाएँ उस जुल्म के ख़िलाफ़, उस बर्बरियत के ख़िलाफ़, उस वहशाना कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो इस वक्त कश्मीर के अंदर जिन्ना नज़ीर जो थी उसके अंदर इंडिया गवर्नमेंट जो कर रही है। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम फूड मेडिसिन लेकर वहाँ पहुँचेंगे। अब देखिए ये कश्मीर का खूबसूरत एरिया है, जब वहाँ पहुँचेंगे उस बॉर्डर तक जाएंगे, उनको एक ही सदा लगाएंगे कि हमारा और कोई सियासी मकसद नहीं है, कोई हमारा कोई हम उन पर प्रेशराइज उनको नहीं करना चाहते सियासी तौर पर, कोई हम आज आज़ादी मांगने नहीं आए। आज हम ये करने आए हैं कि हमारा फूड, हमारी मेडिसिन उन बच्चों तक पहुँचाए जाएँ जो हम सब के बच्चे हैं। बच्चे तो मुश्तरक होते हैं, बच्चे किसी के नहीं होते, बच्चों का हम सब पर राइट होता है, उनको खुशियाँ दें, उनको राहत दें, उनको सुकून दें। लेकिन आज जो हम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने ये कदम उठाया है, सर इसलिए उठाया है, और इससे यहाँ आने से पहले मैं आपको इससे अर्ज़ करना चाहता हूँ, दुनिया भर के अदारों का हमने दरवाज़े ना किए हैं, क्या कहीं से ज़मीर जाग सके लोगों का। ज़मीर जागने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, ये बर्फ़ पिघलती टाइम लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त बहुत जल्द आएगा कि वो सूरज तुलू होगा, वो वक्त आएगा जब पहला कदम, बहुत भारी कदम लिया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगा और आप सब लोग कवर करेंगे, इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह वक्त आएगा जब कश्मीर आज़ाद होगा इंशाल्लाह। मामला ये है कि लंदन से कोई 1, 2, 3, 4 मर्द पार्लियामेंटेरियन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट नहीं बल्कि मसाजिद की जो रूह रवा हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी आए, ख़वातीन भी आई हैं, और बड़ी तादाद के अंदर एक हौसला बुलंद करने के लिए कश्मीरियों के लोगों का मैं उन सबसे चाहूँगा आपकी गुफ्तगू कराऊँ। अस्सलाम वालेकुम। एक तो खुशी हुई कि आप आए हैं, लेकिन ये मस्जिदों का रोल क्या है? मस्जिद का क्या ताल्लुक इस सारे मामले से? मस्जिद जो है वो मस्जिद के आप सेक्रेटरी जनरल हैं हौसलों जामा मस्जिद के, और आप जो हैं वो यहाँ आ गए। वैसे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सुना आपने पैसे भी जमा किए, चंदा भी जमा किया है, लोगों से पैसे भी ले रहे हैं कश्मीर में लाने के लिए, ऐसे ही है? देखिए फैसल भाई, वहाँ यूके में ना तकरीबन 1 मिलियन हैं जो कम्युनिटी कश्मीर डायस्पोरा की है, तो उनको ये जब ये सुनते हैं जो कश्मीर क्या हो रहा है तो काफ़ी जज्बा पैदा होता है। सो ऑन दैट बेसिस हंज़ुल जामा मस्जिद एंड अल मुस्तफ़ा वेलफेयर जॉइंटली हमने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट की थी। ये जो सेव द चिल्ड्रन है, दैट इज़ समथिंग फ्रेज, इनफैक्ट दैट फ्रेज आई थॉट ऑफ द आइडिया, कॉन्सेप्ट अब्दुल रज़ाक साजिद साहब ने डिस्कशन की, वी पुट टुगेदर दिस आइडिया, हमने कैसे इसको रोल आउट करें। सो द इनिशिएटिव एंड इन टर्म्स ऑफ मॉस्क, आपका जो क्वेश्चन है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, द मॉस्क्स आर अ कम्युनिटी सेंटर,
And this is what you can realize. Mosque सिर्फ ये नहीं कि आप जहाँ वहाँ नमाज एक सेंटर है. And in Hounslow we have one of the biggest centers in the whole of the UK. We are probably the 5th largest mosque in the UK, and we are promoting these activities. The community has come together. They've raised funds for this particular cause, and they support the Kashmiri brothers and sisters, and that is very important to us. And it's a project which is very dear to our hearts. अब ये याद रखें, ये कोई पॉलिटिकल हमारा मोटिव नहीं है. Totally humanitarian. अच्छा. कैसी हैं आप उर्वा? I'm good. How are you? You came from UK? From London, yes. From London. Why you are here? I'm here on behalf of Mustafa Welfare Trust to express my solidarity with the people of Kashmir. What is happening in Indian-occupied Kashmir equates to that of war crimes. It is our moral duty to stand and speak up against the Modi regime, who by revoking Kashmiri's independent status has stripped them of their basic human rights. मैं यहाँ वक्फा ले रहा हूँ और वक्फे के बाद आपको बताऊँगा प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर क्या सोच रहे हैं, वो उनके जहन में क्या है, जो दर्द तकलीफ हम बार बार देखते हैं उनके ज़बानी इस वक्फे के बाद. आज का दिन इंडियन गवर्नमेंट के लिए परेशानी का दिन है. परेशानी का दिन इसलिए है कि यूके से पार्लियामेंटेरियंस, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, नौजवान, ख़वातीन, बूढ़े तो आए हैं, लंदन से पहुँचे हैं और पाकिस्तान के सबसे इम्पॉर्टेंट शहर इस्लामाबाद, उसके बाद मुजफ्फराबाद, उसके बाद फिर यहाँ पर जिस तरह से सामान लेकर मकबूजा कश्मीर के बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए सब कुछ लेकर जा रहे हैं, वो एक मिसाल कायम हो रही है. लेकिन साथ साथ ये मसला दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन गई है. 82वां दिन है, कर्फ्यू लगा हुआ है. जो सबसे ज़्यादा आवाज़ पाकिस्तानी उठा रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तानी आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी आवाज़ उठा रहे हैं. लेकिन एक शख्सियत है जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर मुतहर्रिक है, कोई मौका जाने नहीं देते, सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसके वज़ीर आज़म हैं और हम उन्हें मुसलसल देखते रहते हैं. मैं चाहूँगा कि उनसे इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करें. तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम. तारिक साहब, हिंदुस्तान ने तो जो जुल्म ढाया है वो सारी दुनिया को आहिस्ता 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 मालूम हो रहा है. आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. बड़े पार्लियामेंटेरियंस आए, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स आए, बड़ी तादाद के अंदर बच्चे, नौजवान सब आए और ये इतना बड़ा एक ह्यूज स्टेप है. ये कोशिशें बढ़ रही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हम किस हद तक आगे पहुँचें और आगे का सफ़र किस तरह तय होगा? शुक्रिया जी. बोलने हमेशा इस हवाले से जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, उस हवाले से और फिर आज़ाद कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात को भी अपने इस कैमरे की से जो है ना वो पाकिस्तान के अवाम को बाहर की दुनिया में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ये वो डिपेक्ट करता है उस जज्बात को, उन ख्यालात को जो कश्मीरी जो है दोनों तरफ से जो सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान के अवाम सोच रहे हैं. ऐसा है कि पहला क्रेडिट तो मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को जाता है. 72 साल से जिन्होंने हिंदुस्तानी इस्तिबदाद के आगे जो है ना वो अपना सर झुकाया नहीं. शायद हिंदुस्तान को गलतफहमी है, मोदी को गलतफहमी है कि कश्मीरियों पर ज़बरदस्ती काबू पा लेगा. उससे पहले भी लोगों ने बड़ी कोशिश की है 1989 से, लेकिन अभी तक हो नहीं सके. अब इस वक्त जो है वो दो तरह की बात है. एक तो ये है कि जो अभी जनरल असम्बली में हुआ, वज़ीर आज़म ने तकरीर की, उसके अलावा जो डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स उठाए गए, लिए गए, उससे दुनिया के अंदर जो है ये दोबारा से जो है वो कश्मीर के मसले पर लोगों को आगाही हुई. वो नस्ल जा चुकी जब ये इशू जो है जब पैदा हुआ, ये अपने उस वक्त था जब इक़ामतदा ने कश्मीर के हक़ में करारदादे पास की, उसको अब टाइम हो चुका. अब ये था कि इसको असर न हो जो है दुनिया के सामने लाना. अब इसमें एक तो डिप्लोमेटिक जो हमारा फ्रंट है उस पर काम करने की ज़रूरत है. और फिर मैं समझता हूँ कि जो UN के जो हाई कमिश्नर है इंसानी हकूक़ के, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी 2018 में 19 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों तरफ उनको जाने दिया जाए. हिंदुस्तान ने तो शायद इनकार कर दिया यकीनन 2 दफ़ा, लेकिन मुझे खुशी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको इजाज़त दी. वो आए, इस तरफ भी देखें, उस तरफ भी देखें. और फिर ये जो हिंदुस्तान ने डंडोरा पीटा, ये जो परसों तरसों उसने जूरा के मकाम पर जो सारी नीले मैली पर जो उसने अपनी भारी तोपखानों से जो फायरिंग की, ये बताने के लिए जी कि यहाँ पर जो है दहशतगर्दों कैंप है. बात यह है, बड़ा अच्छा किया ISPR ने कि वो ले गए उन्हें अपना वहाँ पर फॉरेन डिप्लोमेट्स को दिखाने के लिए कि ये जो तकरीबकारी के अड्डे बकौल इंडिया के, ये क्या बाज़ार में होते हैं, ये सड़कों पर होते हैं. वो 42 दुकानें वहाँ पर जो है वो जल गई, मजाक बन गया जी हिंदुस्तान का. अब वो पता क्या है, कल उनके आर्मी चीफ ने एक बयान दिया
वो जिस तरह कोई वो अपना हिंदुस्तान में फिल्में बनती है ना बॉलीवुड की, उस तरह की जो है वो मुझे अफसोस है कि वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है इंडिया की, और ख़ासतौर पर जो उनके आर्मी चीफ हैं जिस तरह के बयान दे, एक दफ़ा उसमें बयान देते हम 2.5 जंगें लड़ सकते हैं, यानी चीन, पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर। अब ये ऐसी जो है ना ये नॉन सीरियस जो है वो खाम खाए कि हिंदुस्तान की बुज़दिल फौज को एक तरह का जो है ना वो उनका हौसला बढ़ा रहा है। असल बात ये है वो बुज़दिल है, डरपोक है। वो डरपोक इसलिए हैं कि वो सिर्फ सिविलियंस पर जो है ना ज़्यादा जो है वो इधर करते हैं, क्या नाम है, आज़ाद कश्मीर के इलाके में जो है वो करते हैं, और सिविलियंस बेचारे चूँकि बाहर होते हैं उनके पास इतना इंतजाम तो नहीं होता अपनी उसके लिए बचाव के लिए, तो वो ये काम कर रहा है, हिंदुस्तान ये कर रहा है। और फिर उसकी वजह से असल में वजह ये है, देखिए फ़ौज अकेली खुद नहीं लड़ती, उसके साथ जब तक लोग ना हो, हमारी आवाम जो आज़ाद कश्मीर को अपनी अफवाद के पीछे खड़े और इंशाल्लाह उनके शाना बशाना लड़ेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। अगर जब भी ये मरहला आया तो वो सिविलियंस का जो है ना वो हौसला जो पस्त करना चाहता है, उससे फ़ौज को हौसला भी पस्त करना चाहता है, लेकिन उसे नाकामी होगी। अब बात यह है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, 740 किलोमीटर की जो हमारी ये है लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको हम सीज़ फायर लाइन कहते हैं, इसमें 5 मील की पट्टी में 6,10,000 लोग रहते हैं। अच्छा, उसमें से 1,03,000 बिल्कुल 500 मीटर की रेंज में रहते हैं, जो हर वक्त हिंदुस्तानी फौज के रहमो करम पर रहते हैं। लेकिन उनको मुबारकबाद पेश कर दो, अपने घर नहीं छोड़े। हम कभी अपना घर नहीं छोड़ेंगे, ना अपने खेत को वीरान होने देंगे, ना अपने घर को वीरान होने, वहीं खड़े रहेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। और ये आपने देखा है इस दौरान जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसके अंदर हमारी फ़ौज ने भी उसको मौसर जवाब दिया है हिंदुस्तान की फ़ौज को। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारी फ़ौज जो है वो इस तरह की इनडिस्क्रिमिनेट जो है ना वो बमबारी नहीं कर सकती तोपखाने से, या वहाँ पे सब मुसलमान लोग रहते, कश्मीरी रहते। मैं समझता हूँ जम्मू में भी हिंदू भी जो है वो भी रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, वो कोई हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं है, तो बड़ी एहतियात उसको बरतनी पड़ती है। अब हिंदुस्तान इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, तो उसमें यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल से रजू करना चाहिए, चूँकि ये मसला जो उसके एजेंडे पर है कि वो हिंदुस्तान को ये बात बावर करवाएं कि इस तरह के से जो वो हरकत करेगा ये किसी बड़े तसादम का जो है ये पेशकीमा हो सकती है। इसी तरह होता है हिंदुस्तान तो ये चाह रहा है, कोई ऐसी चीज़ चाहता है अपने अंदर जो वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं उससे उनका लिंक किया हुआ है, उन्होंने सारे मामले को नफरत अंगेज किस्म का इन्वायरमेंट है। आप क्या समझते हैं ये इन्वायरमेंट, ये प्रोपेगेंडा, ये जो हिंदुस्तान के अंदर है यहाँ नज़र नहीं आता, या बिल्कुल नज़र नहीं आता? लोग बहुत मोहब्बत से, लेकिन हाँ तकलीफ़ में, इस तकलीफ़ के मरहले को किस तरह से आप समझेंगे कि जो पैगाम जो है उस साइड पर जाए कि लोग मुतहर्रिक हों, कश्मीरियों का साथ दें, और यहाँ आकर देखें इस कश्मीर में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी अमेरिकन आना चाहे, ब्रिटिशर आना चाहे, जर्नलिस्ट आना चाहे, किसी को कोई आज़ादी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा कि आप फौज आपको नजर आई है इधर किसी जगह सवाए लाइन ऑफ कंट्रोल के, यानी यहाँ कोई ऐसा मसला ही नहीं है, लोग आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। आप आए कॉलेज से, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने देखा यहाँ पर वो तो 9 लाख फौज उससे कब्जा करने की देखी है। फ़र्क ये है पाकिस्तान की फ़ौज में हिंदुस्तान की फ़ौज में कि वो काबज़ अफवाज है, और यहाँ की फ़ौज जो है वो हमारी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। जो ये खिता आज़ाद किया है, जो लोगों ने और मिलकर जो किया था 47-48 के अंदर, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर बैठी है। और ये जब 24 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनी थी सरदार इब्राहिम साहब की क़यादत में, उनकी दरख्वास्त पर यह फ़ौज आई थी कि जो लिबरेटेड एरिया है इसका जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। फ़र्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज में या स्टांस में। अब बात यह है कि अभी देखिए वो गया था, उसने हरियाणा में इलेक्शन लड़ा और उसको फ़ायदा हो गया कि वो सुने अब वो मखलूत हुकूमत बना रहा है, उसने कहा मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा। वो उसने एक ऐसी फ़िज़ा पैदा कर रहा है, और ये हिंदुस्तान की तबाही के लिए। मेरी बात याद रखिए, मोदी जो आज कुछ कर रहा है, जो काम उसने नरसिम्हा राव ने या उसने मनमोहन सिंह ने किया था, जिसने उस इकानमी को ठीक किया, उसको ये कैश कर रहा है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हिंदुस्तान की जो है सालाना ग्रोथ जो कम होती जा रही है, उसके अंदर और मुश्किलात, अब वो उसने ये किया है कि तवज्जो जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ या कश्मीरी के खिलाफ वो लोगों को मोड़ रहा है, अंदर के नाकामी। अब बात है, उसको बीजेपी एक सियासी जमात थी, अब उसके ऊपर RSS का कब्जा है। एक इंतहा पसंद जो है वो तंजीम है, जो वो मतलब अपना एक अपने मज़हब की बुनियाद पर जो सारे हिंदुस्तान को जो कहती है कि हिंदुओं का मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी है, सिख भी है, पारसी भी है, सारे रहते हैं। दुनिया के अंदर ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग जो है वो आमांगी से रहते हैं। फ़र्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये। आसाम में देखिए अभी उन्होंने 20 लाख लोगों को जो है वो उनकी शरीयत ख़त्म कर दी, उनके लिए उन्हें कंसल्टेशन कैंप बना रहे हैं। एक जगह पर 50,000 जो ईसाई जो है उनको बेघर कर दे, उनके गाँव के गाँव उन्होंने जला दिए। अब ये हम ये चाहते हैं कि इस कैमरे से ये चीज़ें बाहर की तरफ जाए ताकि लोगों को हिंदुस्तान का असल चेहरा बताया जाए। उसने 2 चेहरे रखे हुए थे, सेकुलरिज्म का, डेमोक्रेसी का। सेकुलरिज्म का तो उसका ये अपना खुल गया सारा पोल इस दौरान जो उसने कश्मीर के अंदर जो कुछ किया मोदी ने। अब वो दूसरा इंशाल्लाह वो भी खुल जाएगा। अब बात यह है कि हमें ये करना चाहिए। आप देखिए ना कि 27 अक्टूबर को
हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो कश्मीर के अंदर दाखिल हुई और महाराजा हरी सिंह ने एक फेक जो था इंस्ट्रूमेंट था उसका सक्सेशन का इंडिया के साथ जो है वो भी आर्जी था, मुस्तकिल नहीं था। और माउंट बैटन उस पर लिखा कि फाइनल इसका जो फैसला होगा वो लोग करेंगे और इसे बनाकर वो खुद भी गए। जवाहरलाल नेहरू ने खुद भी कहा ये बात, बारहा कहा, कृष्णा मैनन ने भी ये बात की, जो उसको तो उनका लीडर था वफ्द का, सब ने ये बात की, लेकिन वो अपने उसमें वो साफ नहीं थे वो, और वो कश्मीर पर ये कब्जा जो है ना वो कब्जा रखना चाहते थे। आज उसको 72 साल हो गए, लेकिन कश्मीर का आज़म पाकिस्तान की सपोर्ट इंशाअल्लाह ताला, और दुनिया के अंदर जो भी मसला मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ महातिर मोहम्मद साहब को, उन्होंने उनको इकनॉमिक थ्रेट भी दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं तुर्की का शुक्रगुजार हूँ, ईरान का शुक्रगुजार हूँ, चाइना का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एक जस्ट काज पर जो पाकिस्तान की हमायत की है, कश्मीर की हमायत की असल में। तो इसको हमने आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमें और एफर्ट करने की ज़रूरत है, और हिंदुस्तान का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने आश्कार रखा। अब ये जो लोग आए यहाँ से बरतानिया से आए, ये पार्लियामेंटेरियंस आए, हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर है, इंसानी हकूक़ के यहाँ पर कारकुन बैठे हुए हैं, NGOs बैठी हैं जो इस तरह के काम करती है। मैं अल-मुस्तफ़ा का ख़ास तौर पर बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने भाई राशिद साहब का शुक्रगुजार हूँ, मैं बाकी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ये आए, एक स्टेप है, हम जा रहे हैं इसको चकोठी, वहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर, ताकि हम ये जो सामान है, देखिए बात यह है कि कश्मीर जो है ना वो कोई खुराक में खुद की फील एरिया नहीं है वो। अब वहाँ पर खाने की कमी है, मेडिसिन की कमी है, छोटे बच्चे हैं, दूध की कमी है, बेशुमार चीज़ों की कमी है। फिर जो नफसियाती तकरीबन 90 दिन हो गए हैं तकरीबन, उससे जो उन्होंने दबाव डाला है उनके ऊपर, तो वो मतलब आपको मैं कहता हूँ, आप केरन चलिए, ये जो हमारा केरन, उसके सामने गाँव जो मकूजा केरन है, वो पूरा गांव जो उसको फेंस किया हुआ, पीछे आगे सिर्फ रिवर है, वो लाइफ एंड कंट्रोल। अब सारे लोग 24 घंटे के अंदर कंसंट्रेशन कैंप के अंदर रहते हैं, एक जगह उन्होंने गेट बनाया हुआ है, उससे वो लोग जो अंदर दाखिल होते हैं अपने घर में। आप खुद बताइए, वो जो बच्चे वहाँ पर पैदा होंगे, जिनकी जो बड़े होंगे, वो क्या समझेंगे कि हमें कंसंट्रेशन कैंप में। और मोदी वही कर रहा है इस वक्त साउथ एशिया के अंदर, जो हिटलर ने यूरोप के अंदर किया था 1939 में, जब 33 में उसको इक़्तिदार मिला था। ये इसकी डिटो कापी है, ये उसकी, ये जो कुछ मोदी करना चाहता है कश्मीर के अंदर, तो ये दुनिया को आश्कारा, दुनिया समझती है अभी सारी बात को कि हिटलर क्या करना चाहता है। लेकिन ये है कि एक जो इक़्तिसादी जो मफादात हैं वो बड़ी ताकतों के ज़रा हिंदुस्तान की तरफ है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कश्मीर की कोशिश और पाकिस्तान की जो कोशिश मिलकर रंग लाएंगी, और ये जो है ना ये पासा पलटेगा इसका, और ये मामला कश्मीर के हक में जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू सो मच। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की आपने बात सुनी, हौसले बहुत बुलंद है, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ साथ कश्मीरी, सारी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, सब इस मसले को बहुत तेज़ी से हाईलाइट कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त वॉर हो रही है सोशल मीडिया की, ये सारी चीज़ें जो कश्मीर में हो रही हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी है, जिसको आना है आए, देखे किस तरह से पाकिस्तान ने इन्वायरमेंट रखा हुआ है। एक फ़ौजी आज़ाद जम्मू कश्मीर में नज़र नहीं आ रहा, बॉर्डर पर है, LOC पर है, आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिसको जहाँ जाना है, किस मुल्क के किस नुमाइंदे को आना है, किसी मीडिया के आदमी को आना है, पार्लियामेंटेरियन को आना है, आके देखें। यही सब कुछ बराबरी की बात पर हमें ज़रूरत है इस बात की कि आवाज़ उठाएं, और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसको हाईलाइट करें, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उसकी जो वायलेशंस हो रही हैं उसको हाईलाइट करें, और वो सोशल मीडिया के ऊपर आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करें। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।